प्यारे बच्चों, हम लोग रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें परमाणु अणु के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। अब इसमें आज हम लोग बोर-बरी का नियम अध्ययन करेंगे। बोर-बरी ने जो अपना नियम दिया था, वह नियम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए दिया था कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरह से होगा। तो बोर-बरी के अनुसार कोई भी इलेक्ट्रॉन, यह आपका नाभिक है और इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। यह नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने का कक्षा है। तो बोर-बरी के अनुसार इन्होंने अपना जो पहला नियम दिया था, बोर-बरी के अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। जो भी इलेक्ट्रॉन वितरित किए जाते हैं, वह इलेक्ट्रॉन अधिकतम 2n² नियम पर आधारित होता है, जहाँ n बराबर मुख्य क्वांटम संख्या, यह जो है मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या वो कक्षा पर निर्भर करती है। कक्षा जो होता है, उसके लिए जो होता है इलेक्ट्रॉन के लिए K, L, M, N 1, 2, 3 और 4, यह इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में 2n² के आधार पर वितरित किया जाता है। देखा जाए तो पहली कक्षा के लिए 2n², यह जो है मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कक्षा को हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या भी कह सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n हो जाएगा आपका 2 × 1² पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होगी। दूसरी कक्षा के लिए n का मान 2 है, 2 × 2² बराबर 8 होगी। अतः दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होगी। तीसरी कक्षा के लिए 2 × 3² 18, अतः तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 × 4² बराबर 32, अतः अधिकतम चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होगी। यानी पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। यह पहले नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या भरी जाती है। यह जो आपकी कक्षा है, इसमें पहली कक्षा K, L, M और यह चौथी कक्षा N 1, 2, 3, 4। इस आधार पर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब बोर-बरी ने अपना दूसरा नियम जो दिया, वह दूसरा नियम इनका था
जब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो दूसरी कक्षा भरते हैं। जब दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो तीसरी कक्षा भरते हैं। यानी पहली कक्षा में 2 हो जाए तो दूसरी कक्षा भरते हैं, दूसरी कक्षा में 8 हो जाए तो तीसरी कक्षा भरते हैं। तीसरा नियम इन्होंने दिया कि जब तीसरी कक्षा में, क्योंकि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो तीसरी कक्षा भरते हैं। जब तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो चौथी कक्षा भरते हैं। यानी 2, 8, 8 और 2। वह कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब उसके पीछे का कोष पूरा भरा हो। यानी अब हमको बोरबरी के नियमानुसार इस तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसलिए अब हम लोग इसके पीछे के कक्षा को पूरा भरेंगे। तो 2, 8, 18, 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया या 18 हो गया, तो अब हम लोग फिर अगली कक्षा भरेंगे। जब अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो फिर पिछली कक्षा को पूरा भरेंगे। 2, 8, 18, 18, 8, 2। अब बोरबरी के नियमानुसार हम पहले नियम का पालन करेंगे, जब तक पूरी कक्षा पूर्ण रूप से भर न जाए तो आगे नहीं जाएंगे। 2, 8, 18, 32, 8, 2। इस तरह से हम लोग बोरबरी के पहले नियम के अनुसार क्रमशः इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे। अब बात आती है कि कोष यानी कक्षा। कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या भरी जाती है। किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी अधिकतम संख्या हम लोग भरते हैं, जिसे हम लोग कक्षा या कोष या सेल कहते हैं। अब इस कक्षा में उपकोष होते हैं, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में भरे जाते हैं वे इलेक्ट्रॉन कक्षा में जाने के बाद, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसी कक्षा में उपकोष पाए जाते हैं, जिसको हम लोग उप ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं। उस उपकोष को प्रायः हम लोग कक्षक कहते हैं, परमाणु कक्षक। अब हम लोग देखेंगे कि परमाणु कक्षक क्या होता है। परमाणु कक्षक, एटॉमिक ऑर्बिटल। परमाणु कक्षक, परमाणु कक्षक परमाणु नाभिक के चारों तरफ का वह त्रिम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है, परमाणु कक्षक कहलाते हैं। अतः हम कहेंगे कि इस कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं वह किस कक्षक में प्रवेश कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे कक्षक। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनों का वितरण अगर किया जाए तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस कक्षा में जो कक्षक है वह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है उसी को हम लोग कक्षक कहेंगे। बाकी जो खाली स्थान है वह कक्षा कहलाएगा, लेकिन कक्षक नहीं कहा जाएगा। तो उपकोष का अर्थ है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वहीं उसका उपकोष, उप ऊर्जा स्तर, वहीं उसका कक्षक होता है। अतः परमाणु नाभिक में के चारों तरफ का वह त्रिम क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है उसे हम कक्षक कहते हैं। कक्षक के प्रकार। कक्षक के प्रकार, परमाणु कक्षक के प्रकार।
टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। कक्षक 4 प्रकार के होते हैं। कक्षक को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है यस कक्षक, दूसरा है पी कक्षक, तीसरा है डी कक्षक, चौथा है एफ कक्षक। यस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। यह 4 प्रकार के कक्षक होते हैं, जिसमें एस कक्षक, जो यस कक्षक होता है, यस कक्षक का आकार गोलाकार होता है। यस कक्षक का आकार गोलाकार होता है। यह आपका यस कक्षक है, इसका आकार गोलाकार होता है। जैसा कि इसके नाम से पता है, इसे हम लोग यस से दर्शाते हैं, यस से दर्शाते हैं। यस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है। यस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है। इसे हम S2 से दर्शाते हैं, इसे हम S2 से दर्शाते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है वह एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भरे जाते हैं। आकार गोलाकार, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2, इसे S2 से दर्शाते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसमें एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। दूसरा है आपका पी कक्षक, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का आकार डंबल होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 6 होती है। इसे हम P6 से दर्शाते हैं। आकार डमरू के आकार का डंबल, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 6, इसे हम P से दर्शाते हैं। जो इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है P6 जो इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 उपकोष में वितरित करते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन इसके, पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, तीसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, चौथा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, 5वां इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, 6वां इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का वितरण दर्शाते हैं। चौथा हमारा है डी ऑर्बिटल। तीसरा है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का आकार डी डंबल होता है, डी डंबल होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 10 होती है। इसे हम D10 से दर्शाते हैं, इसे हम D10 से दर्शाते हैं। इसमें 5 कोष होते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण 1 2 3 4 5। 5 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज फिलअप होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। कुल इलेक्ट्रॉन हो गए 10, 5 क्लॉकवाइज और 5 एंटी क्लॉकवाइज। चौथा आपका है एफ ऑर्बिटल। इसका आकार जटिल होता है, कुछ ही तो इस तरह। इसको प्रदर्शित करना असंभव होता है, इसलिए इसका आकार जटिल माना जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 14 होती है। इसे हम F14 से दर्शाते हैं।
7 कक्षक होते हैं जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसको इस प्रकार भरा जाता है 1 2 3 4 5 6 7। इलेक्ट्रॉनों का वितरण 1 2 3 4 5 6 7। 7 इलेक्ट्रॉन इसमें क्लॉकवाइज होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन इसमें एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, जिसका वितरण हम लोग इस तरह से करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7। यह इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से इन इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। जो कक्षा में उपकोष होते हैं उसमें जितने उपकोष होते हैं क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उतने ही एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो यह परमाणु कक्षक के प्रकार हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे अफबाऊ नियम। अफबाऊ लॉ नाम है अफबाऊ नियम। जैसा कि इनके नाम से हमको पता चल रहा है कि किसी साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन अफबाऊ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अफबाऊ शब्द एक जर्मन भाषा शब्द है, एक जर्मन भाषा शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना। अफबाऊ का अर्थ होता है रचना या निर्माण करना। यानी जो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को किस क्रम में भरा जाता है, किस तरह भरा जाता है, अफबाऊ ने अपना एक नियम प्रतिपादित किया, जिनका नियम इस प्रकार है। अफबाऊ के अनुसार इनका नियम यह है आपका इस तरह से इनकी इलेक्ट्रॉनों के वितरण का क्रम अब इसमें देखिए कैसे हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा 1s में, पुनः इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा 2s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में, फिर जाएगा इलेक्ट्रॉन आपका 3s में, फिर जाएगा 3p में, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p।
पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर जाएगा आपका 2s क्रम में, तीसरी बार जाएगा 2p 3s में, चौथे क्रम में जाएगा 3p 4s में, पाँचवें क्रम में जाएगा 3d 4p 5s में, छठे क्रम में जाएगा 4d 5p 6s में, सातवें क्रम में जाएगा 4f 5d 6p 7s में, आठवें क्रम में जाएगा आपका 5f 6d और 7p में। अब देखा जाए तो यह इसका क्रम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वितरण करते समय हम चलेंगे कैसे? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। अतः इनके अनुसार हम इलेक्ट्रॉन का वितरण करेंगे। तो देखा जाए अगर हमारे पास सोडियम 11 के इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना है इस क्रम के अनुसार, ये अफबाऊ का हम लोग इलेक्ट्रॉन का वितरण करेंगे। अब हम इलेक्ट्रॉन 11 तो सोडियम का भरना है, तो पहले जाएगा आपका 1s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। फिर जाएगा इलेक्ट्रॉन हमारा 2s में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन के लिए भरना है। पुनः जाएंगे हम 2p में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 2p के बाद हमको जाना है 3s में, तो हम 3s में इलेक्ट्रॉन डालेंगे। 3s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 भरी जाएगी, परंतु हमारे पास कुल 11 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 2 4 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। एक इलेक्ट्रॉन जाना है तो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग s में भरेंगे। अब हमारा यह विन्यास हो गया अफबाऊ के नियमानुसार 1s2 2s2 2p6 3s1। जैसे कैल्शियम 20 का आपको विन्यास करना है तो इसी क्रम में चलेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। 12 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे। 2 2 4 6 4 10 2 12। अब 3s के बाद इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा 3p में, 3p 6 12 6 18। 3p में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, 4s 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचा है तो 4s 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से अफबाऊ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्रमशः जो है हम लोग SPDF के आधार पर करेंगे, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे जैसे ये क्रमशः आपको चार्ट बनाया गया है, इस आधार पर आप इस तरह इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे। अब इसके आगे आप लोगों के पास बुक होगा तो परमाणुओं को देखिएगा, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस क्रम में करिएगा, और इसके साथ साथ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।